ओके, लेट्स गो बैक. ओके, जब बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा के साथ में था, राइट, तो जब तीनों स्टेट एक जैसी थी, साथ में थी, तब एक काफ़ी बड़ी स्टेट हुआ करती थी एंड काफ़ी प्रॉस्परस होता था, इंडिया का बिजनेस काफ़ी वहाँ से होता था. अब तीनों अलग अलग हो गई. तो ऐसा क्या हुआ दैट बिहार बहुत, इट्स स्टिल वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्री, वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री, एंड वेस्ट बंगाल के साथ वैसा नहीं हुआ. और जो ये नैरेटिव है वो बिहार का ही नैरेटिव स्पेशल बना, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं बना, उड़ीसा के लिए नहीं बना. ऐसा क्यों? Or maybe tell me the good point is, were you born at the time when all three states were together? No. So the state got bifurcated in 1912. That was way back. Bihar became Bihar in 1912. So there's a long history to it. See, Bihar has been, at least not the state, but that region itself, it's called, उसे जो रिपब्लिक की जननी कहा जाता है बिहार को, पाटलिपुत्रा, वी ऑल नो. जो रूलर्स आते हैं वहाँ से, जो इतने आर्यभट्ट से लेके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एवरीथिंग, सब कुछ बिहार से आया. मेरे ख्याल से जो डिक्लाइन आना शुरू हुआ, एक तो प्री इंडिपेंडेंस डिक्लाइन आया. प्री इंडिपेंडेंस डिक्लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैंने बुक में भी मेंशन किया है, वो ये था कि जो वहाँ पे ज़मींदारी का सिस्टम था बिहार में, वो पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में सो एज टू से, वो परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं उस सिस्टम को. और बॉम्बे में और आपको मद्रास में वो मिलेगा रैयतवारी का सिस्टम. क्या होता है, दोनों समझाओ. परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि जो जमींदार को टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, वो फिक्स था, तुम्हें 50,000 देने ही देने, चाहे कुछ भी हो जाए. जो रैयतवारी में सिस्टम था वो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लिंक था. तो बंगाल में क्या होता था कि जमींदार के पास कोई इंसेंटिव नहीं था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और रैयतवारी में क्या था, उनको इंसेंटिव था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. तो इसके कारण जो लैंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, लैंड में इन्वेस्टमेंट और उसके बाद उसके बाकी के एसोसिएटेड चीज़ों में, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, वो नहीं हुआ वहाँ पे, और यहाँ पे हुआ. दैट वाज अ मेजर रीज़न जो मुझे लगता है प्री इंडिपेंडेंस, राइट. तो वो एक रीज़न था. पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर एक पॉलिसी के तौर पर आया, एंड दैट वाज फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी. बंगाल पूरा अगर आप देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल झारखंड रीजन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये एक्सट्रीमली मिनरल रिच है. झारखंड ओनली हैज 40% ऑफ द कंट्रीज मिनरल्स, 40%. लेकिन 1952 में एक पॉलिसी लाई गई फ्रेट इक्वलाइजेशन की. तो जो नेहरू जी की फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए. तो जो मिनरल झारखंड में जिस प्राइस पे अवेलेबल होगा, वही मिनरल चेन्नई में भी उसी प्राइस पे अवेलेबल होगा, बॉम्बे में भी उसी प्राइस पे अवेलेबल होगा. गवर्नमेंट वुड सब्सिडाइज दैट ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो होने क्या लगा कि जब मिनरल सेम ही प्राइस पे अवेलेबल है, तो सबने कहा कि हम झारखंड में, बिहार में क्यों इंडस्ट्री लगाएं. हम इंडस्ट्री कोस्टल एरियाज में लगाएंगे. तो गुजरात में इंडस्ट्रीज आने लगी, महाराष्ट्र में आने लग गई, तमिलनाडु में आने लग गई. दिस कंटिन्यू टिल 1993 जब वो पॉलिसी स्क्रैप की गई. और मुझे लगता है तब तक फिर बिहार हैड लॉस्ट द रेस, राइट. नो इंडस्ट्रीज यू सी इन द मोस्ट मिनरल रिच पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रीज जो थी वो आपको सबसे पुरानी दिखेंगी. सो जमशेदपुर और सेटअप बाई टाटास, वो एकदम 19th सेंचुरी के स्टार्ट में वो दिखेंगी. जो हैवी इंडस्ट्री सेटअप की गई एज अ हैवी इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, आपको वो दिखेगी. बट प्राइवेट इंडस्ट्रीज कमिंग, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स है, कुछ भी नहीं दिखेगी आपको. ये सब फ्रेट इक्वलाइजेशन, ये सेकंड सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो 1990 तक ऑलरेडी बिहार पीछे हो चुका था बाकी स्टेट्स कंपैरिजन में, चाहे आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे या आप जीडीपी का देखेंगे. फिर 1990 से 2005, आई थिंक इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. ये 15 साल में बिहार ग्रीव एट अ रेट ऑफ 1% पर एनम. जब पूरी इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी लिख रही थी, लिबरलाइजेशन हुआ था, वी वर ओपनिंग अप आवर मार्केट्स in Atal Bihari Vajpayee's government. The growth was so massive. India was growing at और बिहार सिर्फ ऐसा स्टेट था जो 1% पर एनम पे पूरे 15 साल ग्रो करती रही. क्यों? We'll delve into the reasons of that misgovernance, and that's what the whole book is about, in fact. Multiple reasons. So, one, I would say, the entire what you call a misgovernance, and there's a beautiful paper which says, and terms it as policy of state incapacity. पॉलिसी ऑफ स्टेट इनकैपेसिटी इसलिए बोली जा रही है क्योंकि जो स्टेट की बेसिक
सर्विसेज डिलीवर करने की कैपेसिटी थी उसे ख़त्म कर दी गई मल्टीपल तरीके से. सो फॉर एग्जांपल आप अगर इस पीरियड को देखेंगे बिहार में मैसिव वैकेंसीज सारे गवर्नमेंट पोजीशंस पे ऑफिसेज में. मेडिकल में आप देखेंगे तो 90% डॉक्टर्स के पोजीशंस वेकेंट, 95% पैरामेडिकल स्टाफ के पोजीशंस वेकेंट. आप स्कूल्स में देखेंगे जो हम स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करते हैं आजकल कि 20 का 30 का 40 का होना चाहिए, 122 स्टूडेंट्स पे एक टीचर, 122:1. आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में देखेंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स में देखेंगे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, BDO COs, उसके 1/3 पोजीशंस वेकेंट थे टू स्पीक. इनफैक्ट जो बॉडी होती है जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन का पोजीशन बहुत सालों तक वेकेंट था जो इसे रिक्रूट करते थे. सो वैकेंसीज के बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे. सरकार इसलिए नहीं चाहती थी रिक्रूट करना क्योंकि उनका लॉजिक था कि अगर हम रिक्रूट करेंगे तो ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट होगी वो अपर कास्ट से आ जाएगी. सो लेट्स नॉट रिक्रूट एट ऑल, राइट, बिकॉज बहुत क्लियर पॉलिसी थी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. करप्शन एट इट्स पीक, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एट इट्स पीक, कास्ट वॉर्स एट इट्स पीक. सो जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, इनफैक्ट उस पूरे टर्म में, एंड आई राइट दिस इन माई बुक, कि यू आर नॉट श्योर कि कितना पार्ट ऑफ बिहार वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नॉट इवन पटना में भी. वाई? क्योंकि नथिंग वाज इन कंट्रोल. नो, बिहार वॉज जस्ट, बिहार के डिफरेंट रीजन्स को अलग अलग क्रिमिनल पॉलिटिशियंस और बाहुबली जिसको आप बोलते हैं, वो बट गया था कि वो सिवान में शहाबुद्दीन ही देखेंगे. तो बाकी ठीक है, वो DMSP रहेंगे वहाँ पे, लेकिन उनकी वो जो बोलेंगे वो करेंगे. और लालू जी को कुछ भी करना होगा तो शहाबुद्दीन को फ़ोन लगाएंगे. तो सरकार की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती थी. और पूर्णिया में है तो पप्पू यादव देखेंगे जो देखना है, गया जहानाबाद रीजन है तो वहाँ सुरेंद्र यादव देखेंगे जो देखना है. तो पूरा बिहार बटा हुआ था इन बाहुबलीज के बीच. एंड सरकार वॉज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट. एंड दैट्स वाई आई कॉल कि ये जो 15 साल का पीरियड था, दिस वाज द लास्ट लेन इन द कॉफिन. ओके, आपने आपकी बुक में ये बोला है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, कि जो ये फेज़ था 2005 तक, इस फेज़ में बिहार कश्मीर से कम नहीं था. ये क्यों बोला है? वाई दिस स्टेटमेंट? यस, एंड आई से दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली. मैं इनफैक्ट 2018 में श्रीनगर गया था घूमने, और वहाँ पे डल लेक के बीच में ना एक बहुत सुंदर सा कैफ़े और बुक स्टोर है, डल झील के बीच में. तो आई लाइक टू रीड एंड राइट अ लॉट, तो मैं उस बुक स्टोर में भी गया, और वहाँ पे कम से कम नहीं तो कश्मीर पे ना 150-200 किताबें होंगी सिर्फ कश्मीर पे, राइट. एंड आई स्टार्टेड ब्राउजिंग. मैंने देखा उसमें एक बहुत सुंदर सी लाइन थी एक बुक में, सेड ट्रेजेडीज मेक फॉर द बेस्ट स्टोरीज and there's no bigger tragedy of our generation than Kashmir, right? It was a beautiful line. लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचना शुरू किया. अब देखो कंपैरिजन मैंने क्यों किया. कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ होना शुरू हुआ 1990 से शुरू हुआ. बिहार में जो सोशल चेंज है 1990 में आया. कश्मीर में आप जो नंबर्स देखेंगे एकदम प्योर नंबर्स. आई डोंट लाइक टू कंपेयर डेथ्स, लेकिन देयर इज नो बेटर मेट्रिक टू से, कश्मीरी पंडितों की हत्या में उसमें अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन कहीं 100, 200, 500 इस तरह की हत्याओं का जिक्र है. जो लोगों का वहाँ से पलायन हुआ वो करीब 80-90 हज़ार कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ. आप बिहार में सेम पीरियड देखेंगे, अगर बिहार में 1990 के दशक में 59 नरसंहार हुए, 59 मैसेकर्स, जातीय हिंसा, 600 लोग मारे गए. जो बिहार से पलायन हुआ है उन 10 सालों में इन मिलियंस, जो 1991 में, एंड आई कोट दिस नंबर इन माय बुक, 91 में माइग्रेशन रेट था बिहार का, और 2001 में 1991 से 3 गुना हो गया था माइग्रेशन बिहार से 2001 तक, राइट. एंड दिस वाज नॉट जस्ट कि वो रोटी कमाने जा रहे हैं बाहर, इट वाज लॉ एंड ऑर्डर इशू. लोग भाग रहे थे, कोई अपने बच्चे को बिहार में रहने देना नहीं चाहता था, राइट. कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रहना चाहता था. सेकेंड, वाई इट इज़ मोर प्रॉब्लमैटिक. कश्मीर तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, JKLF जिसने किया ये, राइट. बिहार में इट वॉज समथिंग जो स्टेट अपनी नाक के नीचे होने दे रही थी. देवर माओइस्ट, देवर प्राइवेट कास्ट मिलिशियाज. वो एक गांव में जाके रात में घेर के उसके सारे मेल फोक्स को
साफ कर दे रहे थे, फिर ये उसके गांव में जाके यही कर रहे थे। इनके 10 सालों तक चलते रहा। इट वॉज वर्स आई वुड से, बिकॉज द स्टेट कुड हैव स्टॉप्ड इट। वहां पे वो तो बॉर्डर पार से आ रहे, दस लॉट ऑफ चैलेंजेस। यहाँ पे कौन सा चैलेंज था? यहाँ पे स्टेट हैड, इनफैक्ट मैं बोलूँगा स्टेट का सपोर्ट था उनको कंप्लिसिट। लोगों ने जो ट्रेजेडी क्रिएट करी दैट वाज बिगर देन कश्मीर। कश्मीर में एक्सटर्नल लोग ट्रेजेडी क्रिएट कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई यू कंपेयर्ड कश्मीर एंड बिहार टुगेदर। सो आई एम सेइंग इवन इफ यू कंपेयर नंबर्स इन टर्म्स ऑफ डेथ, माइग्रेशन, उसके कारण जो डेवस्टेशन हुआ स्टेट का, every way, I think. So I'm not comparing it to say कि कश्मीर का दर्द कम है, but I'm saying the attention which Kashmir has garnered, उस kind of attention I'm pained to see कि बिहार को कभी it is never talked about. आधे से ज़्यादा लोग जानते नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है. The kind of pain that we have seen, right? People don't talk about it. They don't know. They don't empathize. वो बस ऐसे हंस के छोड़ देते हैं, बिहार में तो ऐसे किडनैप कर लेते हैं, जैसे कौन सा मजाक की बात चल रही है। Why do you think बिहार पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है? इतनी ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं है, इतनी बातें नहीं होती, इतने ज़्यादा नेशनल लेवल पे कोई मुद्दा नहीं बना जाता कि वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन द कंट्री। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट्स भी बहुत होंगे, उसके बाद भी उसके बारे में कोई बात नहीं होती। वहाँ पे क्या क्राइम हो रहा है उसके बारे में नेशनल लेवल पे बात नहीं होती, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नेशनल लेवल पे बात नहीं होती। बात अब होती है मेरे ख्याल से। एंड सी व्हाट हैपेंस इज, जो 1990 से 2005 था, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मीडिया और जो इंटेलिजेंशिया है वो क्या नैरेटिव सेट कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से एक जो सबसे बड़ा डिससर्विस मीडिया और इंटेलिजेंशिया ने किया है वो 1990 से 2005 के पीरियड को सोशल रिवॉल्यूशन बता के किया है कि वो तो क्रांति का पीरियड था, सामाजिक क्रांति आ रही थी उस समय। ये कौन सी सामाजिक क्रांति है जिसमें कोई भी बेहतर नहीं हो रहा है? वो सामाजिक क्रांति कैसे हो सकती है? तो वो जो कारण है मेरे ख्याल से, उसके कारण जो शायद पेन है जो निकल के आना चाहिए था और जिन चीज़ों पे ज़्यादा बात होनी चाहिए थी उस पर बात नहीं हुई। बस ऐसे देखा जाने लगा कि अच्छा सामाजिक क्रांति का पीरियड था तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होना ही होना है, तो ये थोड़ा सा उसका कोलैटरल डैमेज है, तो कोलैटरल डैमेज के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और लालू जी को मसीहा बता दिया गया सोशल रिवॉल्यूशन का कि लालू जी तो पिछड़ों के जननायक हैं और इतने बड़े नेता हैं, which is absolutely rubbish. That man has devastated, ruined entire generation of Bihar. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।